मैं अपनी कोठरी में बैठा अपने अंजाम के बारे में सोच रहा था। तभी बगल की कोठरी से किसी ने जोर से आर्तनाद किया, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हवलदार दाताराम उसके कोठरी के दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने दांत पीसकर कहा, साले तूने 4 लोगों को मारा है और अपने अंजाम के बारे में सोचकर अब शोर मचा रहा है। चुप हो जा, वरना तेरी वो गत करूंगा कि याद रखेगा। मुझे भी 10 साल की सजा हो चुकी थी। पता नहीं खुदा को मेरे हिस्से में क्या मंजूर था। जब इन सब चीजों की शुरुआत हुई, एकाएक वो मंजर मेरे आंखों के सामने घूम गया। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मेरे पतन का कारण बनी कर्ज में जो मैंने अपनी बॉस माया से लिया था। मुझे कर्ज लेना पड़ा क्योंकि माँ कैंसर से पीड़ित थी और मेरे पास उनका इलाज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में मेरी बॉस माया एक फरिश्ता साबित हुई। पहले मुझे लगा था उन्होंने मेरी मदद मेरी काबिलियत से खुश होकर की, पर मैं गलत था। वो मुझसे वो सेवाएं चाहती थी जो एक मर्द अपनी पत्नी को देता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। पहली दफा जब उसने मुझे ये सब करने को कहा तो मैंने उससे साफ मना कर दिया। तो मैं उसका जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो बोली, देखो रमेश, ये दुनिया आपसी फायदे से चलती है। तुम मुझे अपनी सेवाएं दो, मैं तुम्हें कर्ज मुक्त करती हूँ। मैंने भी हामी भर दी और उसे अपनी सेवाएं देने लगा। पर मेरे जीवन में तूफान तो तब आया जब मेरी माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और परिवार वालों के कहने पर और माँ की जिद के आगे घुटने टेकते हुए मुझे शादी करनी पड़ी। और शादी के कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी। तब भी मेरे और माया के बीच सब कुछ जारी रहा। पर एक दिन अपने ऑफिस से जल्दी आकर उपन्यास पढ़ रहा था, तभी माया का फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया और बोला, हेलो, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। मैडम, मैं आज नहीं आ सकता। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। एक बार तुम्हारा काम क्या निकल गया, तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगे। जो कहती हूँ चुपचाप करो, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी पूजा मेरे पीछे खड़ी है। क्या हुआ जी? पूजा मैडम का फ़ोन आया था। वो कल एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं, तो मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मिलने जाना होगा। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने सोचा था कि आज हम एक मूवी देखने जाएंगे। पूजा, कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ठीक है जी, आप अपना काम करो। मैंने फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो देखा साइड टेबल पर रखा फ़ोन पूजा के हाथों में था और उसकी नज़रें मुझसे हजारों सवाल कर रही थी। पूजा, कहाँ जा रहे हो जी आप? पूजा, मैंने बताया तो, मैं मैडम के पास जा रहा हूँ। मीटिंग के लिए? झूठ, मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और करने? आपकी बॉस का ही फ़ोन था। अपने वार्तालाप के लिए माफ़ी मांग रही थी। बोल रही थी, जल्दी आओ मेरे राजा, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या कोई बॉस अपने कर्मचारी से इस तरह से बात करती है? देखिए, मैंने आप जितनी तो दुनिया नहीं देखी, पर इंसान के बर्ताव से उसके विचार पढ़ना मुझे आता है। आपके और माया मैडम के बीच और भी कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता। आपके पत्नी होने के नाते आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए। पूजा, तुम मुझे गलत समझोगी, फिर भी अब तुम्हें पता चल ही गया है तो बताता हूँ। ये सब हमारी शादी के पहले से होता आ रहा है। पहले मुझे लगा माया का मुझसे जल्द ही मन भर जाएगा और वो मुझे छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने उससे पैसे लिए हैं जो कि मैंने मेरी माँ के इलाज के लिए लिए, और वो रकम इतनी बड़ी है कि मैं उसे कभी उसके पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है। तो आपने मुझे इतने दिनों तक धोखे में क्यों रखा? मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए किसी को भी मार सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, पर मौजूदा हालात में आपने मुझे धोखे में रखा, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है। आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितनी की माया। देखो, तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है, पर तुम इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो माया मेरा जीना मुश्किल कर देगी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको भी सजा मिलेगी और उसे भी। मन ही मन मैंने सोचा, पूजा एक गवार औरत है, क्या ही कर लेगी। अगले दिन मैं ऑफिस से काफ़ी जल्दी घर चला गया।
मैंने घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाज़ा पूजा ने ही खोला, पर उसके कपड़े मुझे कुछ अस्त व्यस्त लगे। मैं अंदर गया तो अंदर जो आदमी मौजूद था उसे देखकर मेरा खून खोल गया। वो आशीष था। ये मुझसे पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा जलने वाला बंदा था। वो शायद पूजा से पिछले महीने हुए एक पार्टी में मिला हो और वहीं से इन दोनों की जान पहचान हुई हो, पर ये आदमी मेरे घर में क्यों था, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। आशीष, तुम यहाँ कैसे? भाई, ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से पूछो। वो यहाँ से चला गया। पूजा, ये आशीष यहाँ क्यों आया था? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें सज़ा मिलेगी, यही है तुम्हारी सज़ा। तुम जो हमेशा एक पराई औरत के साथ हम बिस्तर हो सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? तुम अपने गुलछर्रे उड़ाने को मजबूरी का नाम देते हो। याद रखना, तुम जैसे मेरे साथ करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगी। यही है तुम्हारी सज़ा। और वो माया भी नहीं बचेगी। देख लेना, एक दिन मेरे जीवन में ठहराव रहा, पर वो ठहराव नहीं, तूफान के आने से पहले की शांति थी। उसी शाम मुझे मैडम माया का बुलावा आया। मैंने भी कोई ना नुकुर नहीं की, क्योंकि मैं जानता था वो नहीं मानेगी। मैं उसके फ्लैट के दरवाजे के करीब पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और उसने बड़ी मादक निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसने बड़े जोरों शोरों से मेरा स्वागत किया और जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, उसने मेरे सामने अनेक व्यंजन रखे, जिसे देखकर मैंने उससे कहा, मैं यहाँ खाने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। वो तुरंत उठी और उसने एक विस्की की बोतल ले आई और हमारे बीच एक लंबा शराब का दौर चला। वह पूरी तरह से शराब में तंग हो उठी। वह पूरी तरह से शराब में थी। उसे देखकर मैं वहाँ से जाने के लिए उठा तो मुझे उठता पाकर वह मेरी ओर एक कतखनी बिल्ली की तरह झपटी। मैंने अपने आप को उसकी जिद के आगे बेबस पाया और हार कर वो करने लगा जो उसने मुझे वहां करने के लिए बुलाया था। मैं उसे कोसता हुआ तकिया लेकर हॉल में चला गया। जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने वहां लगी एक रेडियम घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 3:15 बजे थे। मैंने तुरंत वहां से अपने कपड़े बरामद किए और पहन लिए। उसे अलविदा कहने के लिए मैं बेडरूम में गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उसके माथे पर एक सुराख था। साफ महसूस हो रहा था उसे माथे पर गोली मारी गई है जो उसकी मौत का कारण बने थे। इसका मतलब पूजा ने जो कहा था उसने वह अंजाम कर ही दिया। अब मेरी भलाई पूजा को ढूंढने में ही थी। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त हर्ष को फोन किया, क्योंकि मौजूदा हालात में मेरे पास कोई हथियार होना बहुत जरूरी था। हर्ष भिंडी बाजार में गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करता था। भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए मुझे फोन किया, कोई बात है क्या? भाई, मुझे तेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। भाई, अभी वक्त बहुत कम है मेरे पास। ठीक है भाई, मैं अभी तेरे घर पहुंचता हूं। नहीं, मेरे घर मत जाना, मैं तुझे घर के बाहर ही मिल लूंगा। ठीक है भाई, मैं पहुंचता हूं। हर्ष मुझे मेरे घर की ओर जाने वाली सड़क पर ही मिल गया और बोला, भाई जो कुछ भी करना है मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे भी आजकल पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। ठीक है भाई, तू चिंता मत कर। मैं अपने घर पहुंचा। मैंने अपने फ्लैट के डोरबेल बजाई। दरवाजा पूजा ने ही खोला। मुझे देखकर पूजा चौंक गई। मुझे लगा तुम तो वहां से भाग जाओगे, पर तुम तो जिगर वाले निकले। देखा, मैंने कहा था उसे भी सजा मिलेगी। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सब कैसे किया? कुछ नहीं, आसान था। पहले मैंने तुम्हारे और माया के रिश्ते के बारे में आशीष की मदद से जाना और माया की नौकरानी से उसके घर की चाबियां हासिल की। और जब तुम यहाँ से गए तो मुझे पता था कि तुम माया के पास ही जा रहे हो और हम अपने प्लान पर काम करने लगे। हम नौकरानी से मिले, चाबियों की मदद से माया के घर में घुसे। तुम और वो शराब के नशे में इतने चूर थे कि तुमको होश भी नहीं था। पहले मैंने माया का काम तमाम किया और फिर वापस यहाँ आ गई। इतने में तुम मुझे फंसाकर यहाँ से चली जाओगी? हाँ, क्योंकि माया को मारने का मोटिव सिर्फ तुम्हारे पास ही था। तुम माया को अपनी सेवाएं देकर थक चुके थे, इसलिए तुमने माया का कत्ल कर दिया। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था।
पर अफसोस अब तुम भी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने गन निकाली और पूजा को मार दी। गोली उसके माथे पर लगी, वो परलोक सिधार गई। मैंने पुलिस को फोन किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कई बार आप कातिल होते नहीं हो, पर हालात आपको बना देता है।